हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, जो कि मौसम है। देखते हैं मौसम क्या होता है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता रहता है, उसे ही मौसम कहा जाता है। कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी आर्द्रता ज़्यादा होती है तो कभी आर्द्रता कम हो जाती है। ये सब चीज़ें क्या है, मौसम में के अंतर्गत आएंगी। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। वही बात जो बताई गई, तापमान, वर्षा, सूर्य की गर्मी आदि शामिल होती है इसमें। मौसम का अर्थ है किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति। तो मौसम का अर्थ क्या है कि किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति। और मौसम अरबी भाषा का शब्द है, ये भी नोट कर लीजिएगा। मौसम शब्द है, मौसम अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना है, पूछा जाता है। यहाँ स्थिति की परिभाषा कुछ व्यापक परिप्रेक्ष्य में की जाती है। उसमें अनेक कारक यथा हवा का ताप, दाब, उसके बहने की गति और दिशा तथा बादल, कोहरा, वर्षा, हिमपात आदि की उपस्थिति और उनकी परस्पर अंतःक्रियाएं शामिल हैं। तो इसमें स्थिति का मतलब कहाँ होता है? मौसम में जो बताया गया है किसी स्थान विशेष पर, तो स्थान विशेष पर निम्न बातें मैटर करती हैं। आगे देखते हैं कि ये अंतःक्रियाएं ही मुख्यतः किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करती हैं। तो ये ऊपर जो क्रियाएं दी गई हैं, हवा का ताप, दाब, हवा के बहने की गति, धूप, गर्मी, आर्द्रता, कोहरा, वर्षा, हिमपात, ये सब चीज़ें मौसम का निर्धारण करती हैं कि कहाँ का मौसम कैसा होगा। यदि किसी स्थान पर होने वाली इन अंतःक्रियाओं के लंबे समय तक, उदाहरणार्थ एक पूरे वर्ष तक अवलोकन करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है, तो वह उस स्थान की जलवायु हो जाती है। तो अगर किसी स्थान का जो मौसम है वह एक लंबे समय तक बदलता नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी जलवायु हो जाती है। जैसे कि अगर किसी स्थान पर जो होने वाली ये अंतःक्रियाएँ हैं, जो यह मौसम है, उसका अवलोकन हम एक वर्ष, पूरे वर्ष या फिर एक लंबे समय तक करें, तो जो निष्कर्ष निकलता है तो वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। कि वहाँ की जलवायु ऐसी ही हो गई है, वहाँ हमेशा ऐसा मौसम बना रहता है। आगे है कि मौसम हर दिन बल्कि दिन में कई बार बदल सकता है। तो मौसम जो होता है वह दिन में कई बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु आसानी से नहीं बदलता, क्योंकि एक लंबे समय का अवलोकन होता है। किसी स्थान की जलवायु बदलने में कई हज़ार ही नहीं वरन लाखों वर्ष भी लग जाते हैं। तो स्थान की जलवायु बदलने में कई हज़ार ही नहीं वरन लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब देख लीजिए, आप मान लीजिए आप उत्तर भारत में रह रहे हैं, उत्तर भारत में हिमपात होना बहुत ही रेयर है। तो ऐसा है नहीं कि एक दो साल में ऐसा हो जाएगा, हज़ार वर्ष में हो जाएगा कि हिमपात होने लगेंगे और स्नोफॉलिंग होने लगेगी। ऐसे बदलने में लाखों वर्ष, कई कारक उसमें होते हैं, कई कारण होते हैं। तो जलवायु जो होती है उसको बदलने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हम बदलते मौसम की बात करते हैं, ना कि बदलते जलवायु की। ध्यान रखिएगा, जलवायु और मौसम में यही परिवर्तन होता है। भारत के प्रमुख मौसम कौन से हैं? सर्दी, जो कि दिसंबर से फरवरी तक होता है, ठंडा मौसम होता है। सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं उत्तर भारत पे। गर्मी मार्च से मई तक होता है, सूर्य की किरणें हम सीधे पड़ती हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है उस समय। सर्दी ऋतु अक्टूबर और नवंबर में होती है, और मानसून जो होता है लौटने का समय होता है। ध्यान रखिएगा, जो शरद ऋतु में वर्षा होती है मानसून के लौटने का समय होता है। लौटते हुए मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभ, या फिर पश्चिमी विक्षोभ इसको कह सकते हैं, उसकी वजह से वर्षा होती है। आगे देखते हैं, अब शीत ऋतु के बारे में देख लेते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। शीत ऋतु या शिशिर ऋतु, यानी कि कड़क ठंड पड़ने वाली ऋतु। मतलब शीत ऋतु में भारत में जोरदार ठंड देखने को मिलती है। इसके अलावा चारों तरफ कोहरा और शीतलहरें भी चलती हुई दिखती हैं। शीत ऋतु भारत में दिसंबर के बिल्कुल आखिर से शुरू होकर फरवरी के शुरुआती सप्ताहों तक रहती है, और इस दौरान हमें मकर संक्रांति, लोहड़ी और शिवरात्रि जैसे पर्व देखने को मिलते हैं। तो शीत ऋतु का ठंडी पड़ने का क्या कारण है? कि ठंडे मौसम में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे पृथ्वी पर नहीं पड़ती, इसलिए ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है कि गर्मी के समय सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिस कारण तापमान अधिक हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु अन्य सभी ऋतुओं के मुकाबले अधिक गर्म एवं लू गर्म हवाएं जो होती हैं वो चली होती हैं। इस ऋतु में भारत के कई राज्यों में तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और इस ऋतु में मुख्य रूप से दिन बड़े होते हैं, और इस समय क्या होता है कि दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ग्रीष्म ऋतु भारत में अप्रैल के आखिरी सप्ताहों से शुरू हो जाता है और जून के आखिरी सप्ताहों तक रहता है। इस दौरान भारत में हमें गुरु पूर्णिमा, गंगा दशहरा जैसे पर्व देखने को मिलते हैं।
ये हमें नहीं देखना है, क्यों होता है उसको देखना है। आगे देखते हैं, वर्षा का मौसम क्या होता है कि जून के महीने से पूरे भारत में बारिश शुरू हो जाती है, जो मानसून के मौसम या वर्षा ऋतुओं की शुरुआत की संकेत होता है। यह ऋतु अगस्त माह तक चलती है। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का समय होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। वर्षा के द्वारा पानी सींच सके। वर्षा ऋतु में मौसम सामान्यतः गर्म ही रहता है। ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु में भी मौसम सामान्यतः गर्म ही रहता है, लेकिन जब बारिश होने लगती है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और यदि इस समय के दौरान वर्षा न पड़े तो यह समय ग्रीष्म ऋतु के समान ही लगता है। वर्षा ऋतु भारत के जून के आखिरी सप्ताहों से शुरू होकर सितंबर के आखिरी सप्ताहों तक रहता है, और इस दौरान भारत में हमें जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व देखने को मिलते हैं। शरद ऋतु देख लेते हैं। इस समय पवनें स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, और यह मौसम के लौटने का समय होता है, मानसून का शरद ऋतु, जो कि भारत में वर्षा ऋतु के बाद से प्रारंभ हो जाता है, और इस ऋतु में हमें मुख्य रूप से पतझड़ देखने को मिलता है, और वही वर्षा ऋतु के मुकाबले तापमान का स्तर भी कम होता चला जाता है। शरद ऋतु भारत में सितंबर के आखिरी से शुरू होकर नवंबर के शुरुआती समय तक देखने को मिलता है, और इस दौरान क्या होता है, भारत में हमें नवरात्रि, विजयदशमी, शरद पूर्णिमा और दीपावली जैसे पर्व देखने को मिलते हैं। और शरद ऋतु में इस समय जो वर्षा होती है, जो अक्टूबर और नवंबर में जो वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसको नोट कर लीजिए, किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और इसको क्या कह सकते हैं, लौटते हुए मानसून से भी होती है। जलवायु देखते हैं। जलवायु दो प्रकृति में उपस्थित चीज़ें जल और वायु से मिलकर बनी है। वायुमंडल में जल और वायु का अनुपात किसी भी स्थान के लंबे समय का मौसम औसत होता है। तो वायुमंडल में जो जल और वायु का अनुपात होता है, किसी भी स्थान के लंबे समय में मौसम का औसत ही होता है। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जब कोई एक मौसम होता है तो उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ की क्या है, मानसूनी जलवायु है। अर्थात मौसम के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहा जाता है। जैसे भारत की जलवायु अन्य देशों की तुलना में अलग है। जहाँ भारत में गर्मी अधिक होती है तो यूरोपियन देशों में बर्फबारी और सर्दी काफ़ी अधिक होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई और मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। तो परिभाषा दी गई है कि किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसे ही जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है, पहले ही बता दिया गया है। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है, इसको भी बताया गया है मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम। आगे देखते हैं, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी आदि पर निर्भर करती है। जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो कि एक लंबे समय से बना रहता है। उदाहरण के लिए भारत की जलवायु यूरोप की तुलना में भिन्न है। यूरोप में अक्सर बर्फबारी होती है और भयानक सर्दी पड़ती है। भारत में ऐसी बर्फबारी और सर्दी नहीं पड़ती है। सरल शब्दों में, किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहे तो वही बातें जो ऊपर बताई गई हैं कि अगर किसी भी स्थान का जो मौसम है वो औसत मौसम है, लंबे समय तक एक समान रहे, तो वहाँ की जलवायु हो जाती है। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी, कि यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण देख लेते हैं। मानवीय कारण है, महाद्वीपीय संवहन। पिछले कुछ समय से महाद्वीप तेजी से खिसक रहे हैं, जिस कारण हवाएं और समुद्री धाराएं प्रभावित हो रही हैं, और इसका सीधा असर पृथ्वी की जलवायु पर पड़ रहा है। तो मानवीय कारण है, उसमें महाद्वीपीय संवहन जो हो रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित ज़्यादा मात्रा में होती है, जिस कारण पृथ्वी पर तापमान कम हो जाता है और जलवायु में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। जिसका एक अच्छा उदाहरण है केलिंग समर फ्रॉस्ट, मतलब गर्मी में भी जो ठंडी पड़ने लगती है, उसका कारण क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट ही होता है। पृथ्वी का झुकाव भी जो है वो भी सर्दी गर्मी पड़ने का कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी होता है। मानवीय कारण में और है औद्योगिकीकरण, ये प्राकृतिक कारण थोड़ी ना है। औद्योगिकीकरण के कारण भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं और ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और गर्मी बढ़ने लगती है। वनों के काटने से भी प्रभाव पड़ता है, बारिश कम होती है। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करने से भी विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो ये सब कारक क्या हैं, जलवायु में परिवर्तन के कारक हैं। भारत की जलवायु में जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है उसको अब देख लेते हैं। पहला क्या है कि राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर में क्या है, और बीकानेर बहुत गर्म स्थान। भारत के सबसे गर्म स्थान कौन से हैं, जैसलमेर और बीकानेर है। ध्यान रखिए, एशिया के गर्म स्थानों में भी इनका स्थान आता है। जम्मू तथा कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीले ठंड पड़ती है। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास हो जाता है, सबसे गर्म जैसलमेर हो जाता है, और एशिया के भी सबसे ठंडे स्थानों में द्रास और कारगिल का नंबर आता है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नहीं है दोनों जगह,
ना ही गर्मी में ना ही ठंडे में, लेकिन इनका स्थान आता है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। समुद्र तट होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। तो चूंकि समुद्र तट के नज़दीक है इसलिए आर्द्रता हमेशा इनको, वायु को आर्द्रता मिलती रहती है। वायु को मतलब जल की मात्रा मिलती रहती है, और आर्द्रता मिलने की वजह से कभी भी बारिश हो सकती है और गर्मी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाइन से ऐसी यहाँ गारो जयंतियाँ, ये खासी हैं, ये जयंतियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ जब हवा आती है तो टकरा के आपस में खुद एक ट्रैप बन जाता है, हवा निकल नहीं पाती है, पूरा वर्षा करा के ही जाती है। तो इसलिए मेघालय के मासिनराम में बहुत अधिक वर्षा होती है। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है, और भारत उष्णकटिबंध देश में आता है, ध्यान रखिएगा। अब प्राकृतिक वनस्पति देख लेते हैं। जो पौधे, घास और झाड़ियाँ बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं वे प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमारे भारत देश के प्रत्येक भाग में किसी न किसी प्रकार की वनस्पति अवश्य पाई जाती है। भारत में 49,000 पौधे हैं जो विभिन्न प्रजातियों की सूची है, उनका वर्णन उपलब्ध है, और इनमें से 5,000 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो केवल भारत में ही पाई जाती हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ हैं, और ज्वारी वन है। शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं पाए जाते क्योंकि भारत में ठंडी पड़ती नहीं है। तो भारत में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सदाबहार वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है, जिन्हें पतझड़ वन, कटीले वन और झाड़ियाँ और ज्वारी यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ भी डेल्टाई प्रदेश होता है। देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस तरह के वन में पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इनकी ऊंचाई 60 से 80 मीटर तक पहुंच जाती है। इन वनों की वृक्ष किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, क्योंकि इन वनों की जो वृक्ष होते हैं वो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, अतः वे सदा हरित रहते हैं। इन वनों में व्यापारिक महत्व के पेड़ हैं आबनूस, महोगनी और रोजवुड। इसके अलावा रबर, ताड़ और बांस भी पाए जाते हैं। ये वन पश्चिम बंगाल के मैदानों में, उड़ीसा में तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इस तरह के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ वर्षा अधिक होती है इसलिए वहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन देख लेते हैं। इस तरह के वन का मानसून वन भी कहा जाता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर मानसूनी प्रदेश में पाए जाते हैं। ये वन 75 से 200 मीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तरह के वन को पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पेड़ हैं उनको पानी की कमी ना हो, ऐसा इसलिए कर देते हैं। ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट जो है उसके पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। इधर छोटा नागपुर पठार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब मानसूनी वन जो है वो भारत में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में पतझड़ या फिर मानसूनी वन ही पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ देख लेते हैं। इस तरह के वनों में पेड़ पौधे बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी और अरी आकृति में फैली होती हैं, मतलब इधर उधर फैली रहती हैं। ये वन धीरे धीरे झाड़ी और कटीली झाड़ियों में विलीन होते जा रहे हैं। कटीली झाड़ियाँ मरुस्थलीय वनस्पति होती हैं। ये वन देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में यानी कि राजस्थान में, दक्षिण में सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र से लेकर उत्तर में पंजाब के मैदान तक फैले हैं। ऐसे वन में कीकर, बाबुल, खैर, खजूर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ज्वारी वन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार, देख लेते हैं। ये वन खारे पानी तथा ताजे पानी दोनों जगह पनप सकते हैं। ज्वारी क्षेत्र में ताज़ा तथा खारा पानी एक दूसरे से मिलता है। इस प्रकार के वनों का विस्तार गंगा, महानदी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में है। सुंदरी इन वनों का प्रसिद्ध वृक्ष है, ध्यान रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा में जो सुंदरी वन है इन वनों का प्रसिद्ध वृक्ष है, इसलिए उसका डेल्टा का नाम ही सुंदरवन डेल्टा पड़ गया है। इसी वृक्ष के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाने लगा। अब वन प्राणियाँ, इसमें लास्ट टॉपिक हमारा है कि वनों में जंतुओं की 1000 प्रजातियां हैं, जैसे कि सरीसृपों की, उभयचरों की, स्तनधारियों की, कीटों की तथा कर्मियों की। जंगली जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानव द्वारा पालतू न बनाया जा सके। तो जंगली जीव किसे कहते हैं? हर उस वृक्ष को कह सकते हैं, हर उस पौधे, जानवर और अन्य जीव को हम कह सकते हैं जिसे पालतू हम नहीं बना सकते हैं। जंगली जीव दुनिया के सभी पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल होते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं
तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी क्लास ख़त्म हो गई है, क्लास 6 ज्योग्राफी की क्लासेस समाप्त हो गई हैं, इसलिए आपको इसकी PDF भी तुरंत ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी न्यूज़ जो होती है, सारे समाचार जो होते हैं शिक्षक न्यूज़ से संबंधित और सारे PDF वहीं मिलते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद।